हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ के लिस्टिंग रेस स्ट्रैटेजी के बारे में। कहाँ पे दोस्तों हमको इनकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस आईपीओ की, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है कल को लेकर। डेफिनेटली ये भी जानेंगे कि अगर यहाँ पर दोस्तों आपको आईपीओ नहीं मिला है तो फिर क्या करना है, और जिनको मिला है उनको तो नो डाउट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ललिता ज्वेलरी मार्ट कल की दिन अब फाइनली आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो जिनको इशू मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 201 का एक शेयर मिला है। टोटल मिलाकर आपको 74 शेयर्स मिले हैं एक लॉट के अंदर। अब अगर आपको HNI का लॉट लगा है तो डेफिनेटली इसके मल्टीपल ऑफ 14 कर लीजिएगा, तो उसमें आपको शेयर मिलेंगे। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था। तो दोस्तों ये आईपीओ लगभग 1700 करोड़ का आईपीओ था, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन था फ्रेश इशू। 500 करोड़ का ही आपको सिर्फ ओएफएस आता हुआ दिखा है, 1200 करोड़ का तो फ्रेश इशू है। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का आया और छोटा पोर्शन जो था वो एक ओएफएस आपको रहता हुआ देखने को मिला। अब होता क्या है, देखिए अगर ज़्यादा बड़ा ओएफएस आ जाता है तो काफ़ी बार उसको नेगेटिव मान जाता है। रीज़न सिंपल है कि देखिए ओएफएस का मतलब क्या है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर फुल ओएफएस आता है तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के निवेशक जो है वो अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं। अब कोई भी अगर दोस्तों कंपनी में अपना हिस्सा बेचना चाहेगा तो वो डेफिनेटली एक व्यू लेगा कि मैं अपना हिस्सा चाहूँ बेचना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा दाम मिले। बट होता क्या है, देखिए हमेशा ओएफएस नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा फ्रेश इशू पॉजिटिव नहीं होता है। बड़ा ये सेइंग है तो आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए वो आईपीओ ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आते हैं चलिए हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। सो देखिए जो सब्सक्रिप्शन है वो इस आईपीओ में आप कह सकते हैं दमदार निकल कर आया। जब क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों किसी आईपीओ को 150 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब कर रही है, इसका मतलब ये है कि नो डाउट क्यूआईबी के द्वारा कुछ तो देखा गया होगा, कुछ तो सेंस किया होगा। इसीलिए 52,000 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में डालेगा। एग्जैक्ट थे 52,107। यानी दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ को जो सब्सक्राइब किया वो अपने आप में बहुत शानदार किया है। और अभी दोस्तों हमने रिसेंटली देखा है कि जिस भी आईपीओ के अंदर आपको क्यूआईबी का अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, उस आईपीओ ने अच्छी लिस्टिंग करके दिखाई है। उस आईपीओ ने हमारे अनुमान से भी बेहतर लिस्टिंग करके दिखाई है। अभी तो देखिए रिसेंटली यही हमको चलता हुआ देखने को मिला है। अब देखना होगा कल की किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। बट इसके अलावा भी बाकी कैटेगरीज को भी अगर आप देखेंगे तो 78 टाइम HNI कैटेगरी, रिटेल 12.5 गुना, एम्प्लॉय 9 गुना, टोटल 66 टाइम्स कंपनी को 80,000 करोड़ के लगभग दोस्तों पैसा मिला है। एग्जैक्ट 79,447 करोड़ है। सो पॉइंट क्या है कि देखिए जो रिस्पॉन्स आया है वो आप कह सकते हैं दोस्तों इस आईपीओ में हमको ट्रेमेंडस आता हुआ देखने को मिला है। जो इशू है उसको नो डाउट एक एक्सेप्शनली वेल रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, राइट। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन वाला है वो कंपनी अच्छे से टिक करती है। तीसरी बात क्या दोस्तों होती है कि देखिए लिस्टिंग पर आपको किस तरीके से कंपनी लिस्ट होगी, वो तब होगी जब बेसिकली दोस्तों वैल्यू जो है वो लेफ्ट होगी। अगर वैल्यू नहीं बची है तो फिर दोस्तों कुछ भी कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन कम रखनी पड़ती है और काफ़ी बार देखिए खराब लिस्टिंग आती है। तो वैल्यू क्या बची है, तो एक काम दोस्तों कह सकते हैं कंपनी ने जो बहुत अच्छा किया वो था कि वैल्यूएशन को बिल्कुल सस्ता रखा। देखिए कंपनी लगभग अपना आईपीओ 10 की प्राइस टू अर्निंग पर लेकर आई है। अब ये बात सही कि देखिए इस इंडस्ट्री की कंपनी इसको ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है, लेकिन एक बात अब समझिए, कंपनी 10 की प्राइस टू अर्निंग पर जो अपना आईपीओ लेकर आई है, इसके सामने जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो आपको महंगी लगेगी। लाइक जो कल्याण ज्वेलर्स है वो दोस्तों ट्रेड करती है 46p। कुछ कंपनीज है जैसे मनोज वैभव, जेम्स एंड ज्वेलरी, पीसी ज्वेलर्स, ये कंपनी हो सकता है कि देखिए और भी नीचे ट्रेड करती है, बट इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। बाकी कंपनीज अगर आप देखेंगे PN गडगिल, ये लगभग 22-23 की पी पे ट्रेड ऑलरेडी करती है। सेंको गोल्ड 11-12 की पी पे ट्रेड करती है। थंगामाइल ज्वेलरी लगभग दोस्तों 46 की पी पे ट्रेड करती है। अब टाइटन और चलिए इसको छोड़ देते हैं, त्रिभुवन दास दोस्तों लगभग आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है एट अ P ऑफ 9। बट बात क्या है कि देखिए यहाँ पर वैल्यूएशन को कंपनी ने बहुत सस्ता रखा। रीज़न सिंपल है कि कंपनी को पता था कि देखिए आईपीओ को अगर अच्छा रिस्पांस लाना है तो वैल्यूएशन ऐसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को खुद को भी 1200 करोड़ मिल रहे हैं, राइट। अब बात क्या है कि एक्सपेक्टेशन मार्केट क्या लगा के चल रहा है ये आप देख लीजिए, फिर आपको मैं अपना व्यू बताऊंगा। तो जो भी दोस्तों करंट जीएमपी वो लगभग आपको 73 के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है लगातार। अच्छी बात क्या हुई दोस्तों, इस आईपीओ की अलॉटमेंट के बाद जीएमपी में आपको तेजी देखने को मिली, कभी भी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई। गिरावट अगर आई भी है तो दोस्तों वो 77 से 73 की आई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हाईस के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। बट द पॉइंट इज कि जीएमपी लगातार इस आईपीओ की आपको बढ़िया चलती हुई देखने को मिल रही है एंड ट्रेड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हाईज ही करती हुई देखने को मिल रही है, जो लगभग 36% है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो क्या है कि 36% के ऊपर लिस्ट होना चाहिए। अब आते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए मेरी फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पर वो ये है कि 33 से 35% के आसपास का आपको जो लिस्टिंग गेन है वो
मेरे हिसाब से दोस्तों कल मिलता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादा देखिए मैंने बड़ी रेंज नहीं दी, रीज़न मुझे लगता है कि देखिए 33 से 35% बढ़ने के बाद इसमें जो अपर लिमिट है, मतलब इससे ऊपर बढ़ जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली कम लगती है। हाल फिलहाल में देखिए एक बात साफ है कि IPOs ने लिस्ट होने के बाद भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब जो IPO अच्छे खुले वो तो डेफिनेटली हमको ऊपर जाते हुए देखने को मिला ही है, ये हमने देखा है। तो इसके बाद और ऊपर कितना चले जाएगा, आई थिंक वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा थोड़ा सा अभी IPO को लेकर। देखिए यूफोरिया तो फिर से हमको शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है, मेरे को उसमें कोई बड़ा डाउट नहीं है कि कुछ कंपनीज ऐसी है जो उन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है जहाँ पर वो डिजर्व नहीं करती है और वो लिस्ट कर रही है। बट ओवरऑल ठीक है, जो भी है। बात क्या है देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से कि जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा देखिए हमको ठीक ठाक मान के चलनी है। उससे ज़्यादा मिल जाता है तो बढ़िया है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। अगर कल किसी को 40% का लिस्टिंग इन मिल जाएगा तो वो कोई दुखी थोड़ी होगा, बट स्टिल हमारी एक्सपेक्टेशन हमको उस तरीके से रखनी है जो रीजनेबल हो। और आई थिंक रीजनेबल यही है कि 33 से 35% बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि देखिए यहाँ पर लिस्टिंग के बाद और गेन की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 33 से 35% के बाद भी थोड़ा सा महंगा ही आपको ये बिकता हुआ नजर आएगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। सो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर सवाल क्या है कि क्या और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है। देखिए पहली बात तो कि जिसने अप्लाई किया लिस्टिंग गेन के लिए वो डेफिनेटली चाहे तो अपना बुक भी कर सकते हैं। अगेन वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, हमारी तरफ से ऐसी कोई राय नहीं दी जाती कि आपको ये करना है वो करना है। जो मेरा व्यू आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने की कोशिश करता। रीज़न सिंपल है कि देखिए एक अच्छा गेन मिल गया है। स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी सिंपल है कि देखिए 5% का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको जो भी दिन का हाई है। अगर 35% पे खुलता है तो 35 पे, 40 पे खुलता है तो 40 पे, 33 पे खुलता है तो 33 पे, जो भी देखिए यहाँ पर आप समझिए कि इसका हाई बन गया। एक पहली बार तो लिस्टिंग हुई, इसका जो हाई बन गया उसके बाद से 5% का आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ताकि जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बच जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट, जिनको नहीं मिला वो क्या करें। देखिए जिनको नहीं मिला मैं यही कहूँगा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी भी आप लेकर चलिए। ज़्यादा मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग के दिन शेयर में अगर आप पैसा डालेंगे सोचते हैं तो बहुत बार देखिए वो उल्टा पड़ जाता है। जो रिस्क ले सकता है वो ही लिस्टिंग के बाद यहाँ पर कभी खरीदारी करें, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो देखिए वो करना ज़्यादा समझदारी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती है। जो मेरा व्यू है आपको मैं कह सकता हूँ। बाकी कंपनी को लेकर देखिए मैंने आपको ये कहा है कि कंपनी मेरे हिसाब से देखिए बढ़िया है। वैल्यूएशन को लेकर जिन करंट पे आई, इसके बाद बहुत बढ़िया रहेगी कि नहीं रहेगी वो अपने आप में कहना मुश्किल है। एक प्रॉब्लम जो नज़र आती है दोस्तों वो ये कि कंपनी के पास हेजिंग की जो ओवरऑल पोजीशन है वो नहीं है। अब हेजिंग नहीं होने से होता क्या है कि मान लीजिए अगर प्राइसेस में आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, फिर बड़ी उथल पुथल देखने को मिल जाए, तो प्रॉब्लम सीधा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आपको आती हुई देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ये कोई हेज नहीं करते और हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये होगा क्या कि आगे चलकर अगर कंपनी को दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइजेस में उथल पुथल देखने का मौका मिलता है, मतलब मान लीजिए प्राइजेस नीचे चले गए तेज़ी से, तो फिर क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग के बाद जगह नहीं बचती है। ये पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। बट अगेन जो यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं तो वो स्टॉप लॉस लगा कर चलें, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे मैंने कहा प्रॉफिट सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार मुनाफा कमाएं तो उसको घर लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुनाफा पेपर पे हो वो ठीक है, बट पेपर के बाद घर भी तो लेके जाना है, तो वो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि कल ये 40% से ऊपर भी जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं 35% के बाद नहीं जा सकता है, या फिर जो भी आपका लिस्टिंग गेन का प्राइस हो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।